सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2। तो आज ये जो हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया है, उसका आज सेकंड डे है। तो कल तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, आज है केमिकल इक्वेशंस का दिन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें, कल जब हमें पता चला था केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? अपने जो सिंबल्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिंबल से, एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। सब्सटेंसेस कह लो या एलिमेंट्स कह लो, इन्वॉल्व्ड। दोबारा बताऊंगा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बताऊं, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो हमने यूज़ किए हैं, ये सिंबल होता है जिंक, H2SO4, ये ना इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के सिंबल हैं, और ये जो फॉर्मूलाज हैं, इनके बेस पे हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। सो दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन आपके सामने जो है, और इससे हम एक केमिकल रिएक्शन को बता पा रहे हैं या हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो अब इसमें सिंबल की बात करें तो क्या है? सिंबल जो हमारा जिंक है उसका सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और जब प्रोडक्ट बना तो जिंक सल्फेट बना, दैट इज ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है। अब ये जब हम सिंबल्स को एक इक्वेशन में बनाते हैं, और क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हुई इसलिए हमने इसे कहा केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको क्लियर होगा। अब कल जो हमने बताया था, तो दोबारा अगर मैं उसे बताऊं, तो ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज अवर रिएक्टेंट्स, और जो हमारे ये प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, ये सब्सटेंस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्लियर होगा। अब जो एरो साइन है, ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक एरो साइन लगा हुआ है, ये इसे डिफ्रेंशिएट करता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को। अब अगर हम इनकी बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो मैंने इनके कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे CO2 प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, ये चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और आगे काम भी आते हैं। ओके, ये तो सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के पार्ट हैं। ठीक है, किनके? बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? वन इज बैलेंस्ड and other is unbalanced. सो जनरली एग्जाम में हमसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन पूछी जाती है, जिसे हमें बैलेंस करना होता है, और आपका आंसर भी 99% तभी सही माना जाता है जब आपने इक्वेशन बैलेंस कर रखी हो। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर टू बैलेंस द इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो पहले अगर हम बात करें बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में, तो बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो दोनों साइड इक्वल नंबर के होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इज नोन एज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दोनों साइड कौन सी हुई हमारी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली। ये CH और EQ केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब बैलेंस करते कैसे हैं? तो बैलेंस करने पहले मैं आपको चलो ये बता दूं अनबैलेंस क्या होती है। अनबैलेंस सिंपल सी बात है, हमें पता चल रहा है, जिसमें अनइक्वल नंबर होंगे।
अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारी कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड। अब अगर हम बात करें बैलेंस करते कैसे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये क्योंकि आपको काम आएगा, ये तो आगे भी काम आएगा, तो मैं बताऊं इसे कैसे बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप से हमेशा स्टेप वाइज हम इसे फॉलो करेंगे। तो जैसे आपकी इक्वेशन है उसे पहले लिख दो, क्योंकि जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया है, मैं दोबारा ये वही वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, Zn प्लस H2SO4 वाला। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो क्या करना है, पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें लिख देते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ठीक है, एक मिनट ज़रा, इसे मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लाइन खींच दी बीच में हमने। ये हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई, ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई, ठीक है। तो ये हमने 3 साइड्स बना दी हैं। अब इन 3 साइड में क्या क्या लिखना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। एक तो जिंक आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसके अलावा आगे कोई एलिमेंट नहीं है हमारा। तो लिख देते हैं इन्हें ZnHSO। तो रिएक्टेंट साइड पे इसके कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, Zn के एक है, इसके प्रोडक्ट में कितने हैं, वहाँ भी एक है। H2, ये यहाँ पे तो हमारे इसके 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। नंबर ऑफ S एटम्स यानी सल्फर के कितने हैं हमारे, दोनों साइड 1, और ऑक्सीजन के दोनों साइड 4 4। तो इससे क्या पता चल रहा है, दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए इक्वल हैं, ठीक है। अब एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बिल्कुल बेसिक सी एक रिएक्शन है। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें इस वाली हमारी केमिकल इक्वेशन को, तो पहले वही अपना एक बॉक्स बनाते हैं, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा आपको लगेगी थोड़ी टेढ़ी लाइन, पर अगर हम इसे लिखते हैं तो कौन कौन से आइटम है हमारे, नंबर ऑफ एटम्स किस किस एलिमेंट के, कौन सी साइड, रिएक्टेंट साइड और अपनी प्रोडक्ट साइड। कौन कौन से हैं हमारे, H और O। बस इस रिएक्शन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं हमारे। रिएक्टेंट पे 2, यहाँ पे भी 2, इसके यहाँ 2, यहाँ 1। अब ऑक्सीजन जो है हमारा, उसका एक एटम प्रोडक्ट साइड पे कम हो रहा है, तो यानी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और हमें इसे बैलेंस करनी है। तो अब अगर एक भी एलिमेंट का आपका जो एटम है वो अलग अलग हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, भले ही जो हमारे बाकी है एलिमेंट्स उनकी सेम बैटरी हो। तो क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का एक एटम कहाँ चला गया, जबकि हमने ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम कैसे हो गया, तो क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, दिस मीन्स कि जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का इक्वल होना चाहिए। तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स हैं जितने भी, उतने हमारे प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, उसका मास से हमारा ये एक हम एक कंक्लूड करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, पहले हमने ये लिखा, जो अपने ये टेबल है, मैं टेबल को नीचे ले आऊँ ज़रा। हाँ जी। तो अब हमारी ये जो टेबल है इस पे अगर हम ध्यान दें, तो इस साइड का प्रोडक्ट साइड का बस हमारा ऑक्सीजन का एक एलिमेंट कम पड़ रहा है, एक एटम कम पड़ रहा है। तो अगर जो हम H2 है, ये H2O प्रोडक्ट है हमारा, इसे अगर हम अब मल्टीप्लाई करें 2 से,
तो क्या बन जाएगा हमारा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग जो अपनी राइट हैंड साइड है बाय 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2H2O हो गया। तो अब 2H2O हो गया तो यानी हमारा हाइड्रोजन का एटम भी बढ़ गया। तो अब जो हाइड्रोजन का एटम बढ़ा है तो कितना हो गया हमारा HO2 2 4 2। तो हमारे ऑक्सीजन के तो हमारे अब एटम इक्वल हो गए दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम बढ़ गए। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड से 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो हमारा क्या आगे बनता है हमारा HO रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। तो अब हमारे कितने कितने आइटम आए यहाँ पे 4 2 4 2। तो हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई, क्योंकि द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट टू द प्रोडक्ट साइड। तो नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। हमारी इक्वेशन फिर अब क्या बनी 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। ये हमारी एक फाइनली एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हम इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएं कि इक्वेशन से हमें और इंफॉर्मेशन मिल जाए। इक्वेशन मेकिंग इंफॉर्मेटिव मतलब इक्वेशन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हो सकते हैं कि आप उसकी फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड लिक्विड और गैस वो उसमें लिख सकते हैं, मतलब लिखनी चाहिए। सेकंड, अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो आप लिखें, यानी हीट चेंज इधर लॉस हो रहा है उसका या गेन हो रहा है, ठीक है। इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ठीक है। थर्ड, आप इसमें लिख सकते हैं कि कंडीशंस जिसके अंदर रिएक्शन अकर हो रही है, कंडीशंस अंडर विच the reaction is taking place। तो ये 3 चीज़ें करने से आपकी इक्वेशन से में ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर अब हम एग्जांपल की बात करें किसी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना के, तो जैसे अब वही हमारा एग्जांपल जो भी चला आ रहा है, दैट इज Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। सिंपल सा एग्जांपल है। अभी तो हमने नॉर्मल इक्वेशन लिखी है, अब अगर हमें इसे इंफॉर्मेटिव बनाना है तो जो अभी ऊपर वाले स्टेप्स अगर हम फॉलो करें तो क्या आएगा, Zn के साथ सॉलिड हमने उसकी फिजिकल स्टेट लिखी प्लस H2SO4 जो कि हमारा एक्व स्टेट में है क्योंकि सॉल्वेंट इसका वाटर था, और इससे हमारा बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। अभी ZnSO4 क्या है हमारा एक्वस लिक्विड है हमारा ये। अभी हमारी इक्वेशन थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव बन चुकी है, ठीक है। अब अगर हम कोई एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो दैट इज़ जो हमारा एक लाइम वाटर वाला एग्जांपल है, ये NCERT में भी गिवन है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब वाटर तो लिक्विड है, ये तो हमारा लिक्विड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा वाइट पीपीटी बनता है, इसका पीपीटी मैंने कल क्या बताया था, जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या सॉलिड पोर्शन जो हमारा किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर के नीचे रिमेन्स होते हैं उसे कहते हैं हम पीपीटी। तो यानी एक सॉलिड फॉर्म में होगा कि हमारा जो लाइम वाटर है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, और CO2 हमारी गैस है। इसे ऐसे एरो से या फिर G लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि ये लाइम वाटर है, वाइट पीपीटी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारा एक्वस मतलब यहाँ पे वाटर की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है बेसिकली। तो ये तो हमने सीख लिया कि फर्स्ट वाला हम कैसे करते हैं, यानी फिजिकल स्टेट वाला हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब सेकंड मैंने पॉइंट लिखा था हीट चेंजेस डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो हीट चेंजेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो एक हम अगर ले लें C प्लस O2 गिव्स अस CO2। अब
वैसे तो दोनों साइड बैलेंस है, लेकिन इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम करेंगे, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन इज अ गैस, इट गिव्स अ CO2 विच ऑल्सो इज अ गैस, पर क्योंकि हम हीट चेंज इसमें होता है तो हम यहाँ लिखेंगे हीट। और आप इसे ट्राइंगल की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमारी हीट ही होती है, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। अब थर्मिक की बात करें, थर्म ये हमारा हीट से रिलेटेड होता है, तो ये जो टर्म है एक्सोथर्मिक, इसमें हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक। अगर हीट इन्वॉल्व होती है एक रिएक्शन में, दैट इज एंडोथर्मिक, और इवॉल्व हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा हीट चेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारे जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, दैट इज CH4, मीथेन जो नेचुरल गैस होती है, प्लस 2O2, यहाँ पे हम स्टेट्स तो आराम से लिख सकते हैं वैसे इसकी, CO2 प्लस वाटर, ये बैलेंस्ड ऑलरेडी इक्वेशन है, प्लस हीट, यानी ये हमारी कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो हमारी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन जो वैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, यानी जिसमें हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इन्वॉल्व भी कह सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं, दैट इज अवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उन एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें, दैट इज N2 प्लस O2 प्लस हीट, यहाँ इन्वॉल्व हुई है या फिर कह सकते हैं एब्जॉर्ब हुई है, दैट विल गिव अस 2NO। NO क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ठीक है। तो इसमें हमारी हीट इन्वॉल्व हुई है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अब मैंने बता दिया आपको हीट चेंज के बारे में। अब अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, जो इसमें था कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो उसका अगर एग्जांपल दूं, सो 2KClO3 ये सॉलिड फॉर्म में है, 2KCl ये भी सॉलिड, प्लस 3O2 ये हमारी गैस है। अब ये रिएक्शन किस कंडीशन के अंदर हुई, दैट इज हीट और MnO2। इसमें ये जो हीट और MnO2 है, दैट एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में अब मैं बताऊं, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सिंबल, मतलब सिंबल नहीं सॉरी, कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस या फिर एक वो फॉर्म होती है एनर्जी की, जिसके अंडर मतलब या जिसकी वजह से रिएक्शन अकर हो रही है। ये रिएक्शन को एक बूस्ट देता है, या कभी कभार रिएक्शन ही इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन हो पा रही है। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अंडर विच कंडीशन अगर हमें बतानी हो, तो ये दो हमारी कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक तो हम कल कवर करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। जो ऊपर ये इक्वेशंस मैंने बहुत सारे दिए हैं, इन्हें पढ़िए। हो सके तो अगर इन सब्सटेंसेज या एलिमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज हो, तो इनकी स्टेट्स लिख दीजिए, क्या किस कंडीशन के अंडर हो रही है, क्या कैटलिस्ट है, तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कल के लिए तो अब आपको मैंने टॉपिक बता दिया कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।